हेलो बच्चों, मैं आनंद साहू, विज्ञान शिक्षक, हाई स्कूल बड़ा कदल, आप सभी का बिना पानी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में एक बहुत ही जरूरी चीज है और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले है आवेश, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है चार्ज। उसके बाद है करंट, धारा। उसके बाद है विभव और विभवांतर। ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद है यहां पर ओम्स लॉ। उसके बाद है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और लास्ट में है विद्युत हीटिंग इफेक्ट ऑफ विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आज ये बहुत इस सारी चीज के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। आवेश यानी विद्युत आवेश, धारा विद्युत धारा यानी करंट, विभव और विभवांतर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, प्रतिरोध में आपका फिर प्रतिरोध का जो कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये सारी चीज तो एक ही दिन में संभव नहीं है, इसीलिए आज हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश और विद्युत धारा के बारे में। तो बच्चे, आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप सूखा मौसम में यदि आप अपने बाल में कंघी कर लीजिए और कंघी करने के बाद वो कंघी के सामने बहुत ही छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लाइए, क्या होगा? कंघी कागज का टुकड़ा को अपने ओर आकर्षित करेगा। ऐसा क्यों होता है? कंघी जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है, इसका मतलब कि कंघी में कुछ बल है, कोई ऊर्जा है, अट्रैक्शन फोर्स है उसमें, तब वो अट्रैक्ट करता है। यानी हम लोग बोलेंगे कंघी जो है आवेशित है, यानी कंघी चार्ज हो गया। जब हम लोग बाल के साथ उसको घर्षण होता है तो उसमें वो आवेशित हो जाता है। यानी ये जो विद्युत आवेश है, यानी विद्युत जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण है, ऐसा प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो कोई दूसरे वस्तु के सामने जब जाता है तो उसमें एक फोर्स का वो रियलाइज करता है, फोर्स का अनुभव करता है। यानी लेकिन किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रिक आवेश जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, कब उत्पन्न होता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब कंघी ऐसे रखा हुआ है तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको हम लोग कंघी करने के बाद उसको जब छोटे छोटे टुकड़ा के सामने लाते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। तो यानी इसमें क्या होता है
इसका मतलब होता है कोई भी वस्तु ऐसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। लेकिन उसमें हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ के बीच में तीन प्रकार के कण होते हैं उसके एटम में। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद ऋण आवेशित होता है, इसमें ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन जो है ये धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो यानी जब दो वस्तु को हम लोग एक दूसरे के साथ घर्षण करते हैं या दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, या तब उसमें क्या होता है, उसमें से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो संख्या है उसमें अंतर पैदा हो जाता है। वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु से, जैसे मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर आ गया, तो इसमें क्या होगा, इस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण इस वस्तु में अपने आप एक आवेश जनरेट होता है और ये वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और इसमें आकर के इलेक्ट्रॉन एक घुस जाता है, यानी इसमें जितने प्रोटॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें अपने आप नेगेटिव चार्ज जो है जनरेट हो जाता है। और जिसके कारण ये दोनों पदार्थ, ये दोनों वस्तु चार्ज हो जाता है। मतलब है ये चार्ज जो है किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का एक विशेष गुण है, एक विशेष प्रॉपर्टी है, जिसके तहत जब इसको हम लोग दूसरे वस्तु के सामने लाते हैं तो ये उस वस्तु में या अपने आप में एक फोर्स या एक बल का अनुभव करता है। ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। तो अब हम लोग विद्युत आवेश कर लिए। विद्युत आवेश में क्या कैपेसिटी होता है, आप लोग जानते हैं। आपके घर में जो बैटरी है, चाहे आप टॉर्च में एक बैटरी लगाए हैं, आप लोग जानते हैं टॉर्च के बैटरी में जब तक चार्ज है आपका टॉर्च का बत्ती जलेगी। जब उसको चार्ज खत्म हो जाएगा तो उसमें बत्ती नहीं जलेगी। आपके घर में जो इन्वर्टर में जो बैटरी है वो जब तक चार्ज है तब तक आपके घर में सारी जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है वो काम करेगा। जब उसका चार्ज खत्म हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। यानी चार्ज में एक कैपेसिटी होता है जिसके कारण हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं। चार्ज माने ये एक्यूमुलेशन ऑफ फोर्स या एनर्जी होता है। चार्ज है किसी वस्तु में चार्ज है मतलब उसके अंदर में ऊर्जा या शक्ति का समावेश है, जिसके कारण उसको कोई भी चीज को अट्रैक्ट करता है और उसके माध्यम से उसके द्वारा हम लोग कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। और ये विद्युत आवेश किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का एक विशेष गुण होता है, विशेष प्रॉपर्टी होता है, जो कि उसके अंदर में जो आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके संख्या में अंतर होने से या उसके संख्या कम बेसी होने से उसमें अपने आप वो जनरेट हो जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। अब हम लोग दूसरे चीज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, व्हाट इज, ये क्या चीज है, इसका डेफिनेशन क्या है, फिर इसका यूनिट क्या होता है, फिर इसका इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलते हैं कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। प्रति इकाई समय में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी भी सर्किट से होते हुए, प्रति इकाई समय में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका डेफिनेशन है। चार्ज
flowing per unit time is called electric current. लेकिन यहां पर हम लोग को कुछ चीज समझना है। आप लोग जानते हैं विद्युत परिवहन के दृष्टिकोण से वस्तु को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। क्या क्या है? एक है आपका परिवाही या कंडक्टर और दूसरा है अपरिवाही या इंसुलेटर। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए एक पदार्थ हम लोग लेते हैं कार्बन, ठीक है, और दूसरा लेते हैं हम लोग कॉपर। ये कार्बन जो है ये इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है। इसको करंट क्या है और इसके बारे में जानने के लिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ हमारे पास दो प्रकार के वस्तु है, एक है कार्बन और एक होता है कॉपर। हम लोग जानते हैं कार्बन इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब कार्बन के माध्यम से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। कार्बन डज नॉट अलाउ टू फ्लो करंट विद इन इट। इसके माध्यम से होते हुए वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने का परमिशन नहीं देता है या इसके माध्यम से फ्लो नहीं होता है, इसीलिए कार्बन इंसुलेटर है। लेकिन कॉपर क्या है? कॉपर अलाउ करता है क्या करने के लिए? उसके माध्यम से होते हुए उसके अंदर से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, और जिसके कारण कॉपर के माध्यम से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करता है, इसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। अब बात है कि कार्बन जो है, कार्बन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों नहीं करता है और कॉपर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है, या ये जो है कॉपर जो है वो कंडक्टर क्यों है और कार्बन जो है इंसुलेटर क्यों है। इसमें एक चीज हम लोग को समझना है। आप लोग जानते हैं कि कार्बन 9th क्लास में पढ़े, कार्बन में जितने भी एटम्स है ना वो एक दूसरे के साथ जो बाउंडेड होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बाउंडेड होता है, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इसके अंदर से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब इसमें एक चीज हम लोग को समझना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें एक चीज है, आप लोग जानते हैं कि किसी भी एक एटम के अंदर में उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाहर बहुत सारे सेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते रहता है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो अगर फ्री है या 1 या 2 की संख्या में है, तो इसका टेंडेंसी होता है कि यहां से वो जंप करके बाहर जाए, मतलब इसका बाहर जाने का चांस। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का जंप होने के कारण होता है, तो यानी कॉपर में इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। और एक कॉपर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम से, जैसे मान लीजिए दूसरा कॉपर का दूसरा एटम है, ये अगर जंप करके दूसरा एटम में आ गया तो इसमें क्या, यहाँ का आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर यहाँ पर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। हम लोग जानते हैं जो बराबर चार्ज होता है, इक्वल चार्ज होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और जो अपोजिट चार्ज होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जब दूसरा एटम में आएगा, यहाँ से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको यहाँ दूसरे ले देगा, जिसके कारण वो तीसरा में आ जाएगा, तीसरा से आ जाएगा चौथा में, चौथा से 5वां में। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहता है। और इलेक्ट्रॉन का मूव करने के कारण कॉपर में बहुत ज्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण कॉपर जो है एक कंडक्टर होता है। और कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण कार्बन एक कंडक्टर नहीं होता है। तो इसमें यही चीज है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी इसमें जो
जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज एक एटम से दूसरा एटम, दूसरा एटम से तीसरा एटम, इस प्रकार से वो फ्लो करता है। फ्लो करने के कारण ये अपने अंदर से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो होने का ऐलान करता है, जिसके कारण ये कॉपर एक कंडक्टर होता है, लेकिन कार्बन एक इंसुलेटर होता है। अब यहां पर जो बात है, कॉपर एक कंडक्टर होता है। अब यहां से हम लोग को करंट के बारे में हम लोग लिखेंगे, यानी यहां पर होगा करंट इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज बाय टाइम, यानी करंट का डेफिनेशन होगा चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज बाय टाइम। अब दूसरी बात है कि इसका हम लोग पहले जान लेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। दूसरी बात है, अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मापते हैं, यूनिट तो हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग परिमाप करते हैं एक स्पेशल यूनिट से, जिसको कहा जाता है एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 एम्पियर इक्वल्स टू, यानी एम्पियर इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। एम्पियर यानी इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यानी इसका जो यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को केजी से मापते हैं, मीटर से मापते हैं, लीटर से मापते हैं, उसी प्रकार करंट को हम लोग किससे मापते हैं, एम्पियर से मापते हैं। और 1 एम्पियर बराबर चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इसीलिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाय 1 सेकेंड होता है, यानी एम्पियर करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम होता है। और यही होता है इसका फॉर्मूला, यानी करंट एम्पियर, इसको करंट में लिखेंगे करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। अब इसमें एक चीज पूछा जाता है जो कि हमेशा आप लोगों को है कि इसका एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट होता है, करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है, लेकिन अगर एसआई यूनिट आप लोग एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट को हम लोग मानते हैं कूलम बाय सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड, या इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड या कूलम बाय सेकेंड। ये करंट का एसआई यूनिट है और इसी को कूलम पर सेकेंड या 1 कूलम बाय 1 सेकेंड को ही हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये हो गया करंट क्या है, करंट का यूनिट और करंट का फॉर्मूला। अब इसमें और एक क्वेश्चन है आप लोगों को पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर करंट का से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर करंट से आप क्या समझते हैं, या 1 एम्पियर करंट कितना करंट है। तो 1 एम्पियर का जो परिभाषा है हम लोग इसका फॉर्मूला से ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर। ये होता है 1 एम्पियर करंट की परिभाषा। तो इसमें आवेश
और करंट। ठीक है, आज हम लोग चार्ज और करंट के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।